नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हुए थे, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन में, और इसी में हम बढ़ते हैं आगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 4 या केस नंबर 3 आई थिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए, केस नंबर 3 के सवाल कैसे आएंगे, केस नंबर 03। ओके, अब ये क्या है केस नंबर 3, इसको देखते हैं। केस नंबर 3 में बच्चों हेडिंग लगाइए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना पड़ेगा। दो या दो से ज़्यादा, वैसे दो ही गैस का क्वेश्चन आता है, दो या दो से ज़्यादा गैसेस, आपको दो ही गैस देगा, ज़्यादा टेंशन, दो गैसेस देगा, उनका मिक्सचर देगा। ठीक है ना, और उस मिक्सचर का कंपोजिशन बताना पड़ेगा, यानी कि गैस 1 कितना है, गैस 2 कितना है, या गैस 1 का मोल फ्रैक्शन। बताता हूँ मैं आपको क्या क्या पूछेगा। देखिए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट द composition of the mixture। मिक्सचर का बच्चों आपको कॉम्पोजिशन निकालना होगा। ठीक है, इफ द मास ऑफ द मिक्सचर इज गिवन, इफ द मास ऑफ द मिक्सचर इज गिवन, मिक्सचर इज गिवन, करेक्ट। मिक्सचर का मास आपको बच्चों यहाँ दिया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए जरा, आपको क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चंस इसमें। आपको क्वेश्चन, मिक्सचर का मास गिवन रहेगा आपको पूछ सकता है, दो गैसेस होंगी, आपको मास परसेंटेज ऑफ गैस 1, मास परसेंटेज ऑफ गैस नंबर 1, या मास परसेंटेज ऑफ गैस नंबर 2 आपको पूछ सकता है। ठीक या आपको पूछेगा मास ऑफ गैस 1, और या आपसे क्या पूछ सकता है यहाँ पर, मास ऑफ गैस 1 और मास ऑफ गैस 2 आपसे पूछ सकता है। या क्या पूछ सकता है बच्चों बताइए, या आपसे पूछ सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 आपसे पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें इसका कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट में बच्चों, सपोज जो मिक्सचर का मास है वो कितना है, x ग्राम। सपोज मास ऑफ मिक्सचर x ग्राम है, करेक्ट। सपोज आपको मास ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है कितना, x ग्राम। अच्छा, एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मिक्सचर है उसमें दो ही गैसेस हैं, दो ही गैस का क्वेश्चन आता है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये एक मिक्सचर है आपके पास, ठीक। ये गैस 1 के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी गैस 1, और येलो कलर से गैस 2 के दिखा रहे हैं, ये हैं आपके गैस 2 के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। ठीक है ना, तो सपोज मास ऑफ द मिक्सचर कितना है बच्चों यहाँ पर, x ग्राम। अब मान लीजिए जो गैस नंबर 1 है, जो गैस नंबर 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो y ग्राम्स है। ठीक है, मास ऑफ गैस 1, मास ऑफ गैस नंबर 1, ठीक है, गैस नंबर 1 का मास है मान लीजिए y ग्राम्स, मान लो। अब बताओ टोटल मिक्सचर कितना है, x ग्राम। तो x ग्राम टोटल मिक्सचर है, यानी कि x में टोटल गैस नंबर 1 का भी मास है और गैस नंबर 2 का भी मास है। ठीक, तो मास ऑफ गैस 1 कितना है, y ग्राम, तो मास ऑफ गैस 2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ गैस 2। बहुत आसान क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से फिर से सुनिए। पूरे मिक्सचर का मास मतलब गैस 1 गैस 2 का मिलाकर टोटल मास x ग्राम है, और गैस 1 का मास कितना है, y ग्राम। तो गैस 2 कितना बचा, टोटल में से इसको माइनस कर दो, यानी कि x माइनस वाई ग्राम। तो x माइनस वाई ग्राम, सही है। तो ये गैस नंबर 2 का मास आ गया। अब यहीं पर अगर आपसे हम पूछते हैं बच्चों, क्या, यस, हाँ ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक। अब कुछ नहीं करना आपको। देखिए, आपने क्या किया, गैस 1 का मास आपको दिया था, गैस 2 का मास आपने निकाल लिया। मास से मोल निकाल सकते हो, क्यों भाई, मास से मोल नहीं निकाल सकते हो, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे गैस 1 और गैस 2 के। और जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो बस आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। बस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा दो। क्या लगा दोगे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, बस ये इक्वेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रेशर टोटल
दोनों गैसेस के द्वारा टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन की जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आर और टेम्परेचर कुछ ना कुछ फिक्स होगा। आइए सवाल करते हैं तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो, जहां पर एन की जगह आप क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी पूछा होगा अपने आप आ जाएगा। अब ये सवालों के माध्यम से आप समझोगे, ऐसे नहीं। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑर्गन, अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑर्गन विच या वेज 5 ग्राम। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, टोटल मिक्सचर का मास कितना है, 5 ग्राम है ना। क्वेश्चन पढ़ो, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑर्गन है, हीलियम और ऑर्गन है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो टोटल मास कितना है मिक्सचर का आपका, 5 ग्राम। ठीक है, टोटल मास कितना है आपका, 5 ग्राम मिक्सचर का। ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ, ऑक्यूपाइड, ओहो भाई क्या हो गया, 1 सेकेंड, आ जाना भाई, जाना नहीं। ठीक है, ऑक्यूपाइड occupied a volume of a volume of 10 dm क्यूब। 1 dm क्यूब में 1 लीटर होते हैं, 10 dm क्यूब में 10 लीटर हो जाएंगे। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, सही है। एंड 1 atm and 1 atm, okay, what is the composition of mixture, what is the composition of the mixture, what is the composition of the mixture। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ ब्रैकेट में हीलियम का आपको 4 दिया हुआ है, क्या मॉलिकुलर वेट, ओके, या आप मोलर मास बोल सकते हो। ऑर्गन का 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है आपको। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, 10 डीएम क्यूब। 10 डीएम क्यूब में 10 लीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। 10 डीएम क्यूब 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, एक तो वॉल्यूम आपको गिवन है, उसके बाद टेम्परेचर आपको गिवन है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में चेंज कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 273 ऐड करोगे आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक, ये आपका टेम्परेचर आ गया। और प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 1 atm, सही है, प्रेशर भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर निकालने का ये मतलब है कि आप परसेंटेज बता दीजिए, किसकी, हीलियम की परसेंटेज बता दीजिए और ऑर्गन की परसेंटेज दिखा दीजिए, बता दीजिए, परसेंटेज में आंसर दे दीजिए, ओके। या आप मास बता दीजिए दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों ही आपको बना के यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखिए मास ऑफ द मिक्सचर कितना है, मास ऑफ द मिक्सचर कितना है, मास ऑफ द मिक्सचर कितना है, 5 ग्राम है, सही है, ओके। अब देखो हीलियम का मास x ग्राम मान लो, है ना, लेट द मास ऑफ द हीलियम बी x ग्राम, लेट द मास ऑफ द हीलियम बी x ग्राम। हीलियम को x ग्राम मान लीजिए, तो आर्गन कितना बचेगा, 5 माइनस एक्स, भाई टोटल मास कितना है दोनों का मिलाकर मिक्सचर का, 5 ग्राम, तो हीलियम x ग्राम है, तो ऑर्गन कितना बचेगा। सो मास ऑफ ऑर्गन इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स ग्राम, सही है। बस अब पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। देखिए P इंटू वी इज इक्वल्स टू एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, एन की जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी। ठीक, नाउ अब देखो P की जगह कितना रखोगे, 1 atm, V की जगह लीटर में रखोगे कितना, 10 लीटर। ठीक, इज इक्वल्स टू आर कितना रखना पड़ेगा, 0.0821, क्योंकि उसी में आपका एटीएम लीटर आता है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के मोल कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो हीलियम का मास कितना है, x ग्राम, तो x अपॉन, और हीलियम का मास मोलर मास कितना है 4, प्लस ऑर्गन का मास अपॉन मोलर मास यानी कि 5 माइनस एक्स अपॉन 40। ठीक,
नाउ इनटू आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना आप। क्या है, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा इधर, है ना। 10 इंटू 1 10 इज इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट x अपॉन 4 और प्लस 5 माइनस x अपॉन 40 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। सही है। देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और इसके बाद यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 40, 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10, 10 इंटू एक्स 10x और प्लस 5 और माइनस x इंटू 0.0821 ठीक इंटू 3030। सही है। और यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 10x माइनस x 9x और प्लस 5 ठीक अपॉन में कितना है आपका 40 इंटू में 0.0821 इंटू 30 और ये 0 से 0 गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 ऐसा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 4 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5 ठीक। और x के लिए इसको हमें सॉल्व करना है। सो 3 इंटू 0 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू 3 0.2463 0.2463 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया ठीक। ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से। नाउ ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो हो जाएगा क्या 4 अपॉन 0.2463 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5 ठीक। उसके बाद 4 अपॉन 0.2463 4 डिवाइडेड बाय 0.2463 कितना आ जाएगा 16.24 है ना। बस 16.24 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 16.24। 16.24 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 5, 9x प्लस 5 और ये 5 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9x इज इक्वल्स टू 16.24 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11.24। 11.24 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.24 डिवाइडेड बाय 9। सही है। तो 11.24 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 9 है ना, कितना आ रहा है 1.248। सो x का वैल्यू आ गया 1.248 के आसपास, राउंड ऑफ करोगे 8 को हटाओगे तो 1.25 के आसपास, x का वैल्यू 1.25 ग्राम आ रहा है। तो ये हीलियम का मास हो गया। तो अगर ये हीलियम का मास हो गया तो ऑर्गन का मास कितना आ जाएगा, 5 में से माइनस कर दोगे है ना। ऑर्गन का मास कितना आ जाएगा, कहाँ गया 5 माइनस एक्स। सो मास ऑफ ऑर्गन मास ऑफ ऑर्गन गैस इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 1.25। तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा 3.75 ग्राम के आसपास है ना। यस, तो 3.75 ग्राम। तो ये कॉम्पोजिशन आ गया मिक्सचर का। मिक्सचर टोटल 5 ग्राम का था जिसमें ऑर्गन 3.75 ग्राम है और हीलियम कितना है आपका 1.25 ग्राम। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से देखिए मास परसेंटेज ऑफ हीलियम, मास परसेंटेज ऑफ हीलियम। यदि आपको मास परसेंटेज बताना है भाई, कॉम्पोजिशन में आप मास परसेंटेज भी बता सकते हो। तो हीलियम का मास अपॉन टोटल मास, हीलियम का मास कितना है 1.25 ग्राम अपॉन में टोटल मास कितना है 5 ग्राम इंटू 100 कर दोगे। सही, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 25% ठीक। और टोटल मिक्सचर 100% होगा तो उसमें से 25 माइनस करोगे, ऑर्गन का परसेंटेज आ जाएगा। सो मास परसेंटेज ऑफ ऑर्गन, मास परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इज इक्वल्स टू 75%। 100 माइनस 25 75 ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगाना है। ये केस नंबर 3 था। अब
केस नंबर 4 देखिए, ठीक। केस नंबर 4 में आपको क्या देगा, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, सही है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इसकी हम स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और ये ओपन कंटेनर होता है, क्या होता है, ओपन कंटेनर, ठीक। ये यहाँ से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, याद रखिएगा, इसका ढक्कन खुला हुआ है, ओपन ओपन कंटेनर है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये ओपन कंटेनर है। अब बताओ, देखो ओपन कंटेनर है और इसका भी टेम्परेचर T1 है, कितना है इनिशियली, ये इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। और प्रेशर, सुनो, जब भी ओपन कंटेनर का क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई, कंटेनर खुला हुआ है, आप इसको चाहे जितना गर्म करो चाहे जितना ठंडा करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंटेनर ओपन है तो ऊपर से प्रेशर हमेशा कांस्टेंट लग रहा है, यानी कि 1 atm का ही प्रेशर होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ओपन कंटेनर का क्वेश्चन आएगा तो प्रेशर हमेशा 1 atm ही लगेगा। खुद सोचिए ना भाई, खुद सोचिए, इसमें कोई गैस है, ठीक, ये कोई गैस है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक, ये कोई गैस है और मान लीजिए गैस के N1 मोल्स हैं, इनिशियली गैस के कितने मोल्स हैं, N1 मोल्स, ठीक। और कंटेनर ओपन है, तो भाई अगर कंटेनर ओपन है तो ऊपर से प्रेशर तो 1 atm ही लग रहा होगा ना, यहाँ से प्रेशर कितना लग रहा होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm if container is open during the whole process, during the whole process, during the whole process का मतलब, अभी हम इसको गर्म भी करके दिखाएंगे आपको। टेम्परेचर T1 से इसको हम T2 पे ले जाएंगे, गर्म करो ठंडा करो चेंज करो, कंटेनर ओपन है, प्रेशर हमेशा 1 atm होगा, फिक्स रहेगा। और सुनिए, और सुनिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे, N1 थे, ठीक। जब आप इसको मान लो गर्म कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो आप, इसको गर्म कर रहे हो, तो अच्छा एक चीज़ और, इसका वॉल्यूम कितना है बताइए, V1। अभी इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, तो उसको हम V से दिखा रहे हैं, वॉल्यूम को हम V से दिखा रहे हैं, वॉल्यूम भी नहीं चेंज होगा। एक बात बताओ भाई, चाहे तुम इसको गर्म करो चाहे ठंडा, वॉल्यूम यार कंटेनर का थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो वॉल्यूम कंटेनर का है, गैस भी उतना ही वॉल्यूम में, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, जब आप इसको गर्म करोगे तो आफ्टर हीटिंग या कूल कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर T1 से चेंज करके आपने कितना कर दिया, T2 कर दिया। हम मान रहे हैं गर्म कर रहे हैं, इसीलिए मैंने नीचे बर्नर दिखा दिया है, ठीक है ना। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बताओ, इसमें से कुछ गैस निकल के चली जाएगी ऊपर, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम अभी भी उतना ही है, ठीक। प्रेशर अभी भी उतना ही है, 1 atm। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, इसमें जो गैस थी N1 से चेंज होके अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि भाई ऊपर से खुला है ना, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स उड़ जाएंगे हवा में, निकल जाएंगे बाहर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स अब इसमें N2 बच गए। और मान लो बाहर कितने चले गए नंबर ऑफ मोल्स, N3। अरे भाई मान लो N3 चले गए, तो स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ मोल्स से बताओ, N1। N1 में से N2 कंटेनर में बचे हुए, जब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2। अब इस बार टेम्परेचर का कितना हो गया, T1 से चेंज होकर T2, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 लेके चले थे, अब कंटेनर में N2 बचे और N3 कहाँ चले गए, हवा में, तो N2 प्लस N3, हवा का मतलब है बाहर चले गए, भाई कंटेनर ओपन है ना, पहले N1 में मोल लेके चले थे तुम, ठीक, गर्म किया तुमने, अब इस कंटेनर में N2 मोल है और N3 चले गए, तो N2 प्लस N3 मिलके ही तो N1 बनाएंगे। बड़ी आसान बात बता दी है, ध्यान से सुन लीजिए भाई। N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे टोटल, उसमें से N2 बचे और N3 चले गए, तो इन N3 और N2 को जोड़ोगे तभी तो N1 आएगा, तो N1 इज इक्वल टू N2 प्लस N3। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम उतना ही कंटेनर का, प्रेशर भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ओपन है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया है, T1 से चेंज होकर T2 हो गया है, ठीक। तो जब ऐसा होगा तो देखिए क्या फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है, क्या फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बिफोर हीटिंग, ये क्या है, फाइनली ऐसा हो गया, ठीक। तो इनिशियली क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ से, देखिए इनिशियली पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाओ, पी वी, पी इंटू वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एन की जगह N1, आर की जगह आर और टी की जगह T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फाइनली भी यही इक्वेशन बनेगी, P इंटू वी
इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए वही प्रेशर वहां रखा था वही वॉल्यूम वहां, पी इंटू वी, और वही प्रेशर यहाँ वही वॉल्यूम यहाँ। ठीक, पी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे, लेकिन अब कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स N2 बचे, तो N2 इंटू आर इंटू टी, और टी की जगह हम T2 रखेंगे। सही है, और यहाँ टी की जगह हमने T1 रखा था। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ध्यान से जरा चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, इधर भी पीवी है इधर भी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा बताइए, क्या आप लोग समझ रहे हैं? N1R T1 भी PV के इक्वल है, और N2R T2 भी P2 PV के इक्वल है। ठीक, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। N1R T1 इज इक्वल्स टू N2R T2, बड़ी कॉमन सी बात है ये तो, है ना? तो क्या हो जाएगा, N1R T1 इज इक्वल्स टू N2R T2, उसके बाद R गैस कॉन्स्टेंट कट जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ से आ गया फॉर्मूला आपके पास N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब ओपन कंटेनर का सवाल आएगा। जब कौन सा क्वेश्चन आता है, ओपन कंटेनर का जब सवाल आएगा। ठीक, तो हमें क्या लगाना है, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। ठीक, N1 क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, N2 क्या है, जो टेम्परेचर T2 पे नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, और N3 क्या है, जो निकल गए, और N3 क्या है, जितने नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड आउट हो गए। एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकल गए। N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड आउट, नंबर ऑफ मोल्स एक्सपेल्ड आउट, जो बाहर निकल गए। ठीक, और N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, N2 प्लस N3, क्योंकि टोटल N1 थे, उसमें से N3 बाहर चले गए, N2 बचे, तो N1 इज इक्वल्स टू N2 प्लस N3। ठीक, ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो ये सिनेरियो है आपका, ठीक है ना? ओके, नाउ अब देखिए, इसी में अगर आपसे पूछे फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड आउट, फ्रैक्शन, क्वेश्चन में अगर क्या पूछे, फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड आउट, मतलब गैस का फ्रैक्शन जो बाहर निकल गया, तो फ्रैक्शन हमेशा कैसे निकालते हैं बताइए, आप अपने एग्जाम में फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? मान लो आपको 50 नंबर का पेपर हुआ, आपको 40 नंबर मिले, तो 50 में से 40, ठीक उसी तरीके से इनिशियल नंबर ऑफ टोटल मोल्स N1 थे, उसमें से एक्सपेल्ड आउट कितना हो गया, N3, बाहर कितना चला गया, N3, चेक कर लो। जितने थे इनिशियली उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जितने मोल बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गए तो उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, N3 अपॉन N1। यही क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्सपेल्ड आउट। ठीक, बस, ठीक है। आइए सवाल करते हैं इसके। नाउ क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मोल एयर present in 10 liter open container at 400 Kelvin, at 400 Kelvin temperature. If temperature of container increases at या increase to 600 Kelvin, ऐसे कर लो, increase to 600 Kelvin, ठीक है, what mole of air expelled out, what mole of air expelled out, what mole of air expelled out, ठीक है, कितने मोल एयर बाहर चली गई, ओपन कंटेनर का क्वेश्चन है। ठीक,
तो ये देखो जरा, ये आपको क्या दिया हुआ है N1 है ना, ये N1 हो गया इनिशियल मोल्स। उस टाइम वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम से तो बहरहाल आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, वॉल्यूम से कोई मतलब है नहीं, 10 लीटर का कंटेनर है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक। नाउ तो वॉल्यूम से आपको कोई मतलब है नहीं। उसके बाद टेम्परेचर T1 कितना है आपका 400 केल्विन, ये हो गया T1, ठीक। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज इंक्रीज टू दिस, ये हो गया आपका टेम्परेचर T2, और N2 निकाल लीजिए, ठीक। N2 निकाल लीजिए, लेकिन N2 आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर उसको क्या चाहिए, एक्सपेल्ड आउट कितना हो, यानी कि N3 निकालना है आपको, ठीक है। तो N3 कैसे निकलेगा, बाहर कितने चले गए, तो जवाब है N3 हम निकालेंगे कैसे, टोटल जितने थे उसमें से हम N2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले N2 निकाल लो और टोटल N1 में से N2 को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक। तो लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगेगा बताइए, N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2, N1 कितना है आपका 3 मोल, N1 की जगह 3 रखा, टेम्परेचर T1 कितना है 400 केल्विन, इज इक्वल्स टू N2 आपको निकालना है, और T2 कितना है आपका 600 केल्विन, ठीक। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 आके इधर डिवाइड करेगा, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, 6 आके इधर डिवाइड करेगा तो N2 इज इक्वल्स टू 3 × 4/6, तो N2 इज इक्वल्स टू 3 × 4/6, सही है, चेक कर लो भाई, 3 × 4/6 सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 2 = 2 × 1 = 2 × 2 = तो N2 का वैल्यू कितना आ गया 2 मोल्स, ठीक है। और इसने हमसे क्या पूछा हुआ है, अच्छा ऑप्शंस भी दे के रखे हुए हैं भाई, चलो, कितना एयर एक्सपेल्ड आउट हुआ N3, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स माइनस N2, टोटल नंबर ऑफ मोल जितने थे कितने थे 3 मोल थे, चेक कर लो स्टार्टिंग में 3 मोल थे, उसमें से अब कंटेनर में कितना बचा N2 मोल्स, और N2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 मोल्स, तो कितने बाहर निकल गए 1 मोल। ठीक, ऑप्शंस भी दे के रखे थे वैसे तो आपको, ऑप्शन ए दिया था आपको 2 मोल, सही है। ऑप्शन बी आपको दिया था कितना 0.9 मोल, ठीक। ऑप्शन सी आपको दिया था कितना 0.75 मोल, ठीक। एंड ऑप्शन डी आपको दिया था कितना 1 मोल, ठीक। ये लीजिए, अच्छा इसी में पार्ट बी, इसी में पार्ट बी बना लीजिए क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन सुनिए, कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एयर एक्सपेल्ड आउट, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये पार्ट बी, इसी क्वेश्चन का पार्ट ए आपने किया, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, ठीक। 1/3, ऑप्शन बी इज 2/3, ऑप्शन सी इज 1/2 एंड ऑप्शन डी इज 1/5, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एयर एक्सपेल्ड आउट, है ना, तो बस अभी तो बताया था, इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द एयर एक्सपेल्ड आउट, नीचे रखोगे टोटल इनिशियल मोल्स N1, और ऊपर जितने एक्सपेल्ड आउट, जितने बाहर चले गए N3, तो बाहर कितने चले गए थे 1 मोल, और नीचे टोटल कितना था 3 मोल, 1/3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब देखिए आपको दिखाते हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहता है एन ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस, एन ओपन वेसल, देखिए ओपन कंटेनर का क्वेश्चन है, ओपन वेसल है, ओपन वेसल मतलब ओपन कंटेनर, ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस is is heated until
2/5 of the air until 2/5 of the air assumed as an ideal gas. Assumed as an आइडियल गैस. ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो आप आइडियल गैसेस के लिए कर रहे हो, तो एयर को आइडियल गैस मान के चला है. ओके. इन इट हैज एस्केप्ड इन इट हैज escaped from the vessel assuming that the volume of vessel assuming that the volume of vessel remains constant the temperature at which the vessel has been heated is options are option A is 750 Kelvin, option B is 500 Kelvin, option C is 750 Kelvin, 750 degree Celsius, and option D is 500 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, सवाल दिया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. नाउ अब ध्यान दें. देखिए एक ओपन वेसल है, ये इस तरीके से एक ओपन वेसल है. ठीक है ना. अब इसमें अगर n1 मोल थे पहले, मान लो जिसकी वैल्यू n है, मान लो n मोल थे इसमें. ठीक. तो इसका टेम्परेचर T1 कितना था? 27 था पहले. 27 + 273 यानी कि 300 केल्विन इसका टेम्परेचर था. ठीक. अंटिल 2/5 ऑफ द एयर, इसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक 2/5 ऑफ द एयर बाहर नहीं निकल गई. यानी कि 2/5 ऑफ द एयर बाहर निकलने का मतलब है कि इनिशियल मोल का एक्सपेल्ड आउट कितना हो गया इसका? 2/5 पार्ट. 2/5 पार्ट ऑफ एन बाहर चला गया. तो अंदर कितना बचा? इसको गर्म किया गया, मान लो टेम्परेचर T2 तक जब इसको ले आए, तो इसमें कितने मोल्स बचे? N2. तो N2 कैसे निकालोगे बताओ? टोटल n मोल्स थे पहले, उसमें से बाहर कितना चला गया? 2/3 टाइम्स ऑफ n. 2/3 टाइम्स ऑफ नहीं, 2/5 टाइम्स ऑफ n बाहर चला गया. तो बचा कितना? 5n - 2n, 3n/5 बचा. ये लीजिए. ठीक. और आपको बोल रहा है द टेम्परेचर एट विच द वेसल हैज बीन हीटेड, यानी कि T2 आपको निकालना है. कितने टेम्परेचर तक इसको गर्म किया कि ऐसा हो गया? क्या हो गया? 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाहर चले गए, और बचे कितने? 3n/5. तो ये n2 की वैल्यू है, बस लगा दो. और एक बात और उसने बोल दिया, कंटेनर रिजिड है. कंटेनर रिजिड का मतलब है कि वो ऐसा पिचकता भी नहीं है और ऐसा फैलता भी नहीं, यानी कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है. और प्रेशर तो है ही कांस्टेंट, ऊपर से ओपन है तो प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट. N1 T1 = N2 T2 लगा दो. ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक. लगा दीजिए. क्या हो जाएगा? N1 T1 = N2 T2. सो N1 कितना है आपका n, T1 कितना है आपका 300 केल्विन, N2 कितना हो जाएगा? 3n/5. और T2 कितना आपका निकालना है. सही. सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ये n से n कट जाएगा. ठीक है. और T2 यहाँ सॉल्व करोगे आएगा 500 केल्विन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं. कह रहे हैं इन एन ओपन टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट इन, फिर से ओपन टेस्ट ट्यूब का क्वेश्चन है ना, या ओपन कंटेनर का क्वेश्चन. इन ओपन टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट इन ओपन टेस्ट ट्यूब present
at 300 Kelvin temperature, what fraction of air expelled out if test tube heated to 600 Kelvin temperature. अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिया तो आपको मान लेना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट. ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 3/2, ऑप्शन सी इज 2/5, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. ओपन टेस्ट ट्यूब है 300, तो ये इसका इनिशियल क्या है लगा दो पहले तो. N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2. ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n मान लीजिए, टेम्परेचर T1 कितना है 300 केल्विन है ना, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट. तो एक काम कर लो, कितना बचा है पहले वो निकाल लो. तो N2 निकाल लो, किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में है ना. N1 आप कितना मान के चल रहे हो, n मान लो, क्या हो गया, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n थे, इनटू टेम्परेचर T2 कितना दिया हुआ है 600 केल्विन. ठीक, तो ये इधर जाके डिवाइड करें कितना, N2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n/2. सही है, तो ये हो गया. तो अब कितना बचा n/2, पहले कितना था n, बचा n/2, तो कितना एक्सपेल्ड आउट हो गया N3. जो एक्सपेल्ड आउट हो गया कितना हो गया, N3 कैसे निकालते थे हम लोग, याद करिए, N1 में से N2 माइनस कर देंगे, तो N1 कितना था n, और N2 कितना है n/2, और ये कितना वापस आ जाएगा n/2. सीधी सी बात है भाई, n/2 अगर बचा है और टोटल n था तो n/2 ही तो एक्सपेल्ड आउट हो गया. तो एक्सपेल्ड आउट कितना हो गया n/2, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, है ना. सो 1/2 ही आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट. एयर, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, खुद से आप सोचिए, सीधी सी बात है भाई. जितना टोटल था रख दो नीचे, n मोल था, और एक्सपेल्ड आउट कितना हो गया n/2. तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 ही तो आ जाएगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन mass of a gas, if pressure is reduced to half, प्रेशर को हाफ कर दिया गया, एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, देन द वॉल्यूम V विल बिकम, ओके. नाउ ऑप्शंस भी दिए हुए इस बार आपको, ठीक है स्टूडेंट्स. 4V, ऑप्शन बी इज 2V², ऑप्शन सी इज V/4, एंड ऑप्शन डी इज 8V. सही है. देखिए, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी, तो PV इज इक्वल्स टू nRT लगा दो, और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई है ना, ओपन वेसल है नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे. मतलब पहले प्रेशर कितना था P, वॉल्यूम कितना था V इनिशियल, ठीक, ओके. PV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स n थे R, और टेम्परेचर कितना था पहले T था. अब ये प्रेशर P था, अब सुनो क्या किया, प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, यानी कि प्रेशर को P/2 कर दिया, तो प्रेशर की जगह P/2, वॉल्यूम हो गया V फाइनल,
जो कि निकालना है आपको, ठीक, इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, एन आर इंटू टी, टेम्परेचर कितना हो गया डबल, तो टी की जगह 2T, कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं किया भाई, चेक कर लो। पहले लगा दिया पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वी की जगह इनिशियल वॉल्यूम वी आई, एन आर टी, पहले टेम्परेचर टी था, प्रेशर पी था, प्रेशर हाफ कर दिया, P/2 हो गया, वॉल्यूम फाइनल वी एफ हो गया, वी एफ का मतलब फाइनल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स उतना ही है, आर उतना ही है, और टी की जगह टेम्परेचर डबल कर दिया, बस उठा के डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करोगे, सो P/2, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जब आप डिवाइड करोगे तो आर टी से आर और टी जाएगा, और एन से एन जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा आपका 2, सही है, पी से पी कट जाएगा, और ये 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वी इनिशियल अपॉन में वी फाइनल इज इक्वल्स टू में 1/2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, वी फाइनल इंटू 1, वी फाइनल इज इक्वल्स टू 2 टू द 4, 4 वी इनिशियल, ये लीजिए, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम वी। सो अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम वी क्वेश्चन में दिया होगा वी से, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा ना, वी आई की जगह वी रख दो बस, 4V, ओके। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इफ अ क्लोज्ड फ्लास्क इन अ क्लोज्ड फ्लास्क 5 लीटर, क्लोज फ्लास्क है, उसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, ठीक है, 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस is heated is heated from is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, which statement is not correct, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, which statement is not correct, जो करेक्ट नहीं है ना उस पे आपको टिक करना है, which statement is not correct, okay। now option A, pressure of the gas increases, pressure of the gas increases, option B is the rate of collision increases, the rate of collision increases, ठीक, option C is the number of moles, the NO का मतलब number of moles of gas increases, of gas increases, the energy of gaseous molecules increases, the energy of gaseous molecules increases, gaseous molecules increases, ठीक। अब जो ऑप्शन नहीं करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्या हो रहा है, कह रहा है इन अ क्लोज फ्लास्क, अब सबसे पहले क्लोज फ्लास्क है तो याद रखना, अगर क्लोज फ्लास्क है, ये क्लोज है भाई, ढक्कन बंद है ऊपर से, सब जगह से क्लोज है, ऊपर नीचे से, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, वो हमेशा ही रहेगा, वॉल्यूम 5 लीटर है, और दूसरा 1.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो भाई मास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, बंद है, गैस निकल के बाहर जा ही नहीं सकती, और बाहर से अंदर आ ही नहीं सकती है ना, यानी कि जो इसका मास है फिक्स रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल फिक्स रहेंगे, मास फिक्स 1.0 ग्राम, अब मास फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है, मास फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स भी जितने फिक्स है, बंद है ना कंटेनर, बंद है ना, गैस बाहर निकल ही नहीं पाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, ठीक, ओके। अब सुनो, इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600, अब एक बार बताओ, जब आप इसको हीट करोगे, सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी बताओ, अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो किसको मिलेगी,
गैस के पार्टिकल्स को, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को, और जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो इस हीट एनर्जी से वो अपनी किनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे। भाई सीधी सी बात है, गैस को गर्म करोगे तो उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। तो यानी कि क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो इनकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, और किनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन मतलब टक्कर लगाना, कहाँ पर, कंटेनर की वॉल पे। कोलिजन मतलब समझते हो, टक्कर लगाना। भाई इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पहले धीरे धीरे मोशन कर रहे थे, तो कंटेनर की वॉल पे धीरे धीरे यानी कि पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स, सपोज कोई एक पार्टिकल पकड़ लो आप, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, सपोज वो दीवार से 4 बार टकराता था 1 सेकंड में पहले, अब इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो अब दीवार से 100 टाइम्स कोलिजन कर रहा है वो कंटेनर की वॉल से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। यानी कि जो आपने एनर्जी सप्लाई करी इससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। और एनर्जी तो बढ़ ही रही है, साफ साफ दिख रहा है। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब इन्होंने हमें क्या क्या दिया है, प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा गैस का। प्रेशर क्या होता है, 4th अपॉन एरिया। तो भाई प्रेशर क्या होता है, 4th अपॉन एरिया। अब ये ज्यादा तेजी से जाके कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगाएगा कि नहीं, है ना, एनर्जी बढ़ गई ना, ज्यादा तेजी से टक्कर करेगा, तो 4th अपॉन एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि ये वाला पॉइंट सही लास्ट वाला, द एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। हाँ भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, फॉल्स, ये इनकरेक्ट है। नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेंगे यार, कंटेनर बंद है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस पर यूनिट टाइम में, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो कंटेनर की वॉल से होंगे बढ़ जाएंगे। हाँ ये भी करेक्ट है, तो उस पर भी टिक नहीं लगाना है। उसके बाद प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, करेक्ट, गैस का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मतलब करेक्ट का मतलब जो इनकरेक्ट है उसको सिलेक्ट करना था। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर है, कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक टॉपिक होता है ईओडोमेट्री। ओके, अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके और भी सवाल करेंगे। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, अभी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मेजर ईडोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, वी विल मेजर द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन अ कंबशन मेथड। ओके, वी विल मेजर द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड in combustion method, in combustion method। अब धीरे धीरे इसके सवाल आते रहेंगे तो आपको क्लियर होगा, ज्यादा टेंशन मत लो आप। ठीक, अब इसमें कॉन्सेप्ट नोट करिए। देखिए कभी भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, कैसा, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई कंपाउंड हो जिसका कंबशन या बर्निंग या कंप्लीट ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा हो, कोई भी कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड के लिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कंबशन, किसी भी कंपाउंड का कंबशन करवाया जा रहा है, या मैं लिख दे रहा हूं क्या क्या चीज़ है, कंबशन कराया जा रहा होगा या बर्निंग कराई जा रही होगी, ये स्लैश लगा दिया, स्लैश का मतलब या बर्निंग हो रही होगी, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिख रहा होगा, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिख रहा होगा, या इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा होगा क्वेश्चन में, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क किया गया होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू रिएक्शन कराई गई होगी। ठीक है ना, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में आपको याद रखना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराना है। क्या कराना है, उस कंपाउंड की रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराना है। क्या कराना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन कराना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में पार्ट ए हो गया। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट में पार्ट बी, आपको अज्यूम करना है
प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ कांस्टेंट। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा आपको कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर दोनों आपको कांस्टेंट। भाई कोई रिएक्शन हो रही होगी, कंबशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क देके रिएक्शन कर रहे होंगे, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, या बर्निंग कर रहे होंगे, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मान लेना, और प्रेशर तो मोनेटियम का ही है कांस्टेंट, ठीक। तो बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही आपके क्या होंगे यहाँ पर, कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए, ये हो गया आपका पार्ट बी कॉन्सेप्ट में। अब पार्ट सी में देखिए जरा, कोई रिएक्शन होती थी, जैसे मान लो गैस ए के N1 मोल्स हैं, ठीक, और या पार्ट सी नेक्स्ट पेज पे कर दें, समझ जाओगे, यहीं पे कर देते हैं, रुक जाओ। पार्ट सी, मान लीजिए बच्चों, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था है ना, गैस ए के N1 मोल्स हैं और प्लस गैस बी के आपके N2 मोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई गैस बन रही है सी नाम की, सी गैस के आपके N3 मोल्स हैं, और मान लो कि बैलेंस रिएक्शन है। मान लो ये कैसी रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो अगर ये बैलेंस रिएक्शन है, जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, याद है क्या करते थे, मोल ऑफ गैस ए, याद है, मोल ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करते थे, इज इक्वल्स टू मोल ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट N2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, ठीक। तो सेम यही काम हमको यहाँ पर भी करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, मोल अपॉन, क्योंकि गैस की बात हो रही है तो गैस की बात हो रही है तो वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है ना। मोल की जगह हम वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। बस अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए, ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट है। क्या, जो एयर होती है, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एयर होगी, ठीक है ना, एयर में वैसे तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर की, लेकिन आपको दो ही गैसेस मेनली मान के चलना है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। तो एयर में आपको दो गैसेस अज्यूम करके चलना है क्वेश्चंस में, बाकी सारी गैसेस को इग्नोर करेंगे, ठीक। कौन कौन सी गैस, एक तो आपकी नाइट्रोजन, उसको 80% मान लेना, ठीक, नाइट्रोजन को 80% अप्रॉक्स, एंड ऑक्सीजन को कंबशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगी 20%, ठीक। ऐसे सवाल करोगे, एंड इग्नोर रेस्ट ऑफ द गैसेस, इग्नोर रेस्ट ऑफ द गैसेस। वैसे तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन मेनली आपको दो गैसेस लेके चलना है, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बस। अब कंबशन में कौन हेल्प करता है, आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और उसकी हेल्प से एक फॉर्मूला बना देंगे, वो याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए कि एयर कितना है आपका, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, 100 लीटर एयर है, ठीक है। एयर का वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर। अब 100 लीटर मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप अच्छी तरीके से कंपेयर कर सको। देखो 100 लीटर अगर एयर है तो उसमें 80 लीटर नाइट्रोजन होगी, तभी तो 80% नाइट्रोजन होगी भाई, 100 में से 80, और 20 लीटर क्या होगी, ऑक्सीजन। बस यही बताना चाहता था मैं, मतलब अगर एयर कितनी 100 लीटर है, ठीक, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी, 20 लीटर, और जो बच गया वो नाइट्रोजन होगी, यानी कि नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी आपकी 80%, यानी कि 80 लीटर। तो क्या यहां से एक बात आप बता सकते हो, जनरल फॉर्मूला एक बना सकते हो यहां से, ध्यान से सुनिएगा।
वॉल्यूम ऑफ एयर अगर कभी भी निकालना हो, क्वेश्चन में क्या निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? बहुत आसान है, इसी एग्जांपल से आप समझ जाओ। वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकालोगे बताओ? ऑक्सीजन का वॉल्यूम इंटू 5, याद कर लो अभी तो, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया रहता है, यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 20 लीटर, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 20 100 आ जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जितना दिया हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी हमसे ये पूछता है कि ये बताओ कितनी एयर यूज हुई है। अब एयर में तो नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी, लेकिन नाइट्रोजन कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ऑक्सीजन करेगी। ठीक, तो हमें पहले ये पता चल जाए कि कितना ऑक्सीजन लगा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना एयर है वो आ जाएगा। ठीक, इस एग्जाम्पल से बेस्ट आपको लग भी रहा होगा, चेक कर लो। ऑक्सीजन अगर 20 लीटर, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 100 आ जाएगा एयर। ठीक, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, परेशान ना हो। ठीक, इसके बाद अब देखिएगा जरा, कंबशन। जब कंबशन होगा तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाओगे, ध्यान से सुनिए। कार्बन के करस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अगर आपको रिएक्टेंट में कार्बन दिख जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बना देना है। हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड में दिख रहा है तो आपको H2O वाटर बना देना है। ठीक, सल्फर अगर दिख जाए रिएक्टेंट साइड में तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देना है। ठीक, नाइट्रोजन अगर दिख जाए तो आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो नहीं याद होगा तो धीरे धीरे हम लोग याद कर लेंगे, उसके लिए मत परेशान होइए। फिर फॉस्फोरस के लिए आप बनाओगे फॉस्फोरस का ऑक्साइड P4O10, एंड फाइनली ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नो प्रोडक्ट। अब ये सब क्या बातें हैं, क्वेश्चन पे लगा के भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस required to combustion या for combustion for combustion of 20 liter of 20 liter प्रोपेन गैस। ठीक, ये क्वेश्चन दिया, कह रहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन गैस। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक, केमिकल रिएक्शन कैसे आएगी, क्लास 10th से आएगी। क्लास 10th में आपने पढ़ा था प्रोपेन का फॉर्मूला। प्रोपेन में कितने कार्बन होते, क्यों भाई, एल्केन, हाँ भूल चुके हो। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था आपका, CnH2n। जिसको नहीं पता भाई ध्यान से सुनो, CnH2n+2। और प्रोपेन के लिए प्रोप का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3, तो आंसर क्या आएगा, C3H, 2 3 6 + 2 8, C3H8। अब इसका कंबशन करा दो, तो यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी चाहिए, नहीं लिख पाओगे तो आंसर आपका नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए C3H8, अब कंबशन कराना है तो ऑक्सीजन हेल्प करेगा इसमें। ठीक, अब बताओ, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, 10th में पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या क्या देगा, अब देख लो, कार्बन दिख रहा है तो कार्बन के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पढ़ाया था। कार्बन दिखे तो CO2 बना दो, हाइड्रोजन दिखे तो H2O बना दो। तो हाइड्रोजन से क्या बना, H2O, और ऑक्सीजन से कुछ भी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन से कोई ऑक्साइड नहीं बनेगा, समझ गए ना? अरे ठीक है यार, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ करके CO2 H2O दे देगा, बस बैलेंस कर लो फटाफट। बैलेंस कैसे करोगे, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 लगा दोगे, 4 2 8 4, और यहाँ 3 लगा दोगे, और यहाँ 3 लगा दोगे, कार्बन हो गया 3 3 2 6, और 4, तो यहाँ हो जाएगा 5। चेक कर लो, ये रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। चेक कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम।
है ना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको फाइंड करना है फॉर द कंबशन ऑफ 20 लीटर प्रोपेन, इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन आपको दिया हुआ है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन आपको दिया है कितना, 20 लीटर। तो बस रिएक्शन बैलेंस है, कर लीजिए, अभी पढ़ाया था क्या, यहाँ पे देखिए। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम और कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका प्रोपेन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे यहाँ, तो अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है 5, बस वैल्यू लगा दो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना है 20 लीटर, यहाँ 20 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ठीक, अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 100 लीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस required to complete required to complete combustion of 10 liter C2H6, 10 लीटर इथेन। अब इथेन का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, C2H6 होता है, ठीक। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, उसी तरीके से क्वेश्चन हैंडल कर लो, ऑप्शंस भी दिए हैं इस बार, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 70 लीटर, ऑप्शन बी इज 50 लीटर, ऑप्शन सी इज 35 liters and option D is none of these। चलिए रिएक्शन कराते हैं। C2H6 कंप्लीट कंबशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन के करस्पॉन्डिंग बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलेगा वाटर। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक। बैलेंस कर लो, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6, सो 3 2 ज़ा 6, 3 और प्लस 2 5। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, 3 + 2 5 है ना, कार्बन 2 तो यहाँ 2 लगा दोगे, सो 2 2 ज़ा 4 + 3 7। अब ध्यान देना, एक अच्छी बात है इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से, सब कुछ बैलेंस है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम कर रहा है, 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3 7 7 ऑक्सीजन है, तो इधर 7 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करोगे, 7 का हाफ लगाओगे, 7/2। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे भाई, सुनो, ये वाला 7/2 और इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ऑक्सीजन 7 हो गया, समझे। चेक कर लो, इधर भी ऑक्सीजन 7 है, उधर भी 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3 7, ठीक। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 6, कार्बन 2 बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक, लगा दो, क्या दिक्कत है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या करना है, निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ C2H6 आपको गिवन है 10 लीटर, निकाल लीजिए। वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ C2H6 और डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल्स टू, बैलेंस होना चाहिए पहले, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 7/2, तो नीचे हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ C2H6 बाय 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, वॉल्यूम ऑफ C2H6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय 7, 2/7 इधर आएगा तो 7/2 हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ C2H6 इंटू 7/2। तो यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ C2H6 कितना था, 10 इंटू 7/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35 लीटर्स, आंसर आ गया, ठीक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन सेम ऐसा ही हम ले रहे हैं, ठीक है ना।
लेकिन हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस की जगह हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। सो ध्यान दें, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक, टू कंप्लीट कंबशन ऑफ टू कंप्लीट combustion of 10 liter of ethane C2H6, okay, correct. Now options है 70 liter, option B is 35 liters, option C is 50 liters, option D is 175 लीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा था और इस बार कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा है। अब एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, पता है आपको, ठीक। तो पूरा सवाल वैसे ही करेंगे, पूरा सवाल हम वैसे ही करेंगे जैसे किया है ना। रिएक्शन एक्शन सब कुछ ऐसे ही, C2H6 plus 7/2 O2 gives 2 CO2 plus 3 H2O, 2 CO2 plus 3 H2O, same as previous, same as previous। पहले जैसा ही करके हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, कितना आ गया था 35 लीटर्स। इसके बाद क्या सिखाया था बताओ। अब चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा दो, चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि अगर 100 लीटर एयर है, अगर 100 लीटर एयर है तो ऑक्सीजन कितना होता है उसमें 20 लीटर, याद है। तो 1 लीटर अगर एयर होगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हो 20 लीटर ऑक्सीजन, ठीक है। 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन, या इसी बात को रिवर्स करके बोल दो क्या कि 20 लीटर अगर ऑक्सीजन है तो एयर कितनी होगी 100 लीटर, ठीक। तो 1 लीटर ऑक्सीजन अगर है तो एयर कितनी होगी, 1 लीटर ऑक्सीजन है तो एयर कितनी होगी 100/20 लीटर एयर होगी, एयर होगी, ठीक। तो अगर ऑक्सीजन 35 लीटर है, अगर ऑक्सीजन कितनी है 35 लीटर है ऑक्सीजन, तो एयर कितनी होगी, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 5 इंटू 135 175 लीटर एयर होगी। या तो आपको डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर अगर आपसे पूछे तो क्या पढ़ाया था 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बस यही तो पढ़ाया था पीछे। डायरेक्ट याद करो ना, बड़ी सीधी सी बात है भाई। वॉल्यूम ऑफ एयर अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। उतना लंबा मेथड कौन करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 35 लीटर, यहाँ से आ जाएगा 175 लीटर, ठीक। तो 175 लीटर एयर है। इस बार एयर पूछ लिया उसने, समझे कि 10 लीटर इथेन का कंप्लीट कंबशन कराने के लिए कितनी एयर चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। एयर में दो चीज़ें होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो ऑक्सीजन निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एयर कितना लगा था वो आपको पता चल जाएगा, ये टोटल एयर है, ठीक। और नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी हो तो समझ गए होगे, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन आ जाएगा। नाइट्रोजन का सवाल नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।